क्या हाल चाल है आप सभी की। आज बात करेंगे क्लास 10th का जो है ऑफिशियल मॉडल सेट के बारे में, क्योंकि जब हम 12th का जो है एग्ज़ाम जब सभी बच्चे को कराए उसको एनालिसिस करने के बाद पता चला जो है 10% आपका क्वेश्चन जो है मॉडल सेट से डायरेक्टली पूछा जा रहा है। तो इसलिए आप सभी को सबसे पहले मॉडल सेट के पैटर्न पे एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद और ज़्यादातर 10% क्वेश्चन आपके मॉडल सेट से ले आ जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट 10th क्लास के हैं, जितने भी आपको मॉडल सेट का जो प्रोवाइड क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को, इस वीडियो को 2 बार देखो सही है, लेकिन एक एक क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 10% क्वेश्चन मॉडल सेट आपका फिक्स्ड है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कराएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फाइनली आप सभी के लिए जो है क्लास 12th का जो ऑफिशियल मॉडल सेट का सॉल्यूशन करने वाले, एक एक क्वेश्चन सभी को याद रखना है, यहीं से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोग कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल जो है साइंस है, जो कि ऑप्शनल जो है कंपलसरी है, यानी विज्ञान का जो है 6 अनिवार्य है। आपको देखो कुल प्रश्नों की संख्या आपको टोटल 110 दिए जाएंगे। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे आपके 110 दिए जाएंगे, और फुल मार्क्स यानी आपका पूर्णांक होगा आपका 80 मार्क्स का। ठीक है, सबसे पहले ये सभी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। आपको समय मिलेगा 2 घंटा जो है 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, और आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ये कुछ था बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। और आपके जो सेक्शन होंगे, जो आपके सेट होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको 2 सेट दिए जाएंगे, यानी सेक्शन ए आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव और सेक्शन बी आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव। यानी जो सेक्शन ए आपका ये जो है इसमें ऑब्जेक्टिव, जब भी आप लोग सब्जेक्टिव बनाओगे तो ऊपर आपको सेक्शन लिखकर तब बनाना है। ठीक है, तो ये नहीं कि ऐसे ही लिख देना, सेक्शन बी लिख कर ही आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ पूछा जा रहा है, यहाँ पर दिया गया है खंड, यानी सेक्शन ए में जो है 80 प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यदि कोई परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो जो है 40 प्रश्नों का उत्तर का ही जो है मूल्यांकन होगा। यानी जो है आपका 80 जो क्वेश्चन, आपको टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 80 हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, उसमें से आपको जो है 40 क्वेश्चन का ही आपको एग्जाम में आंसर देना है। 40 से अगर ज़्यादा कोई भी स्टूडेंट देते हैं आंसर, तो उसका शुरू से 40 आंसर जो है काउंट किया जाएगा। ठीक है, आपको 40 से ही आंसर एग्जाम में देना है। तो ये कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो चलो आज सबसे पहले सब्जेक्टिव करते हैं। एक एक क्वेश्चन सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है, और जिनको याद है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर एकदम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है, किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। यानी किस दर्पण की पूछा जा रहा है फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होता है, यानी कौन सी दर्पण की, याद रखना अवतल दर्पण जो है इसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सभी बच्चे याद रखो, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा जा रहा है दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में जो है क्या संबंध है। तो वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होगा वो होता है f बराबर r/2। क्या होता है, f बराबर क्या होता है, r/2। यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। याद रखना, तो f इक्वल टू क्या होगा, r/2 हो जाएगा, यानी इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है सामान्य दृष्टि के लिए जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछी जा रही कितनी होती है। तो ये दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, 25 सेंटीमीटर। यानी समान दृष्टि के लिए जो है स्पष्ट दृष्टि, यहाँ याद रखना स्पष्ट दृष्टि की बात हो रही है, तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पूछा जा रहा है श्वेत प्रकाश का जो है कौन सा जो है रंग वर्ण जो है किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे जो है कम झुकता है, यानी सबसे कम जो है किस रंग का जो है झुकता है, ये पूछा जा रहा है। तो लाल का झुकता है, याद रखना लाल रंग का जो है सबसे कम झुकता है। ठीक है, और कहाँ से गुजरने के बाद, याद रखना प्रिज्म से गुजरने के बाद। याद रखना क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है श्वेत प्रकाश का साथ जो है इसका कौन सा रंग जो है वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात जो है सबसे कम झुकता है, वह है लाल। याद रखना लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से गौर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी मानव आंख की जो है रेटिना द्वारा जो बनाई गई जो छवि होती है यह वास्तविक और उल्टा होती है। याद रखना ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वास्तविक एंड उल्टा, यानी रियल एंड कन्वर्टेड इसका सही उत्तर होगा बी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो यानी मानव आंख की जो रेटिना द्वारा बनाएगी जो छवि होगी वो कैसी होगी, तो वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सभी को याद रखना, एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है यहाँ पर, आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है, यानी आकाश का रंग जो है नीला क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। याद रखना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश का रंग जो है क्या होता है, नीला प्रतीत होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 10% आपके क्वेश्चन मॉडल से आपका फिक्स्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, किस दर्पण से जो है वस्तु पर झुका जो है प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी किस दर्पण से पूछा जा रहा है वस्तु का जो प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है, यानी कौन से दर्पण से, तो याद रखना अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अवतल दर्पण से जो वस्तु का जो है वस्तु पर जो बड़ा बनता है वो क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण। याद रखना किस दर्पण से जो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपके ये पूछे जा सकते हैं, याद रखना, ठीक है। तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना, एक एक क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा लेंस जो है निकट दृष्टि दोष को जो है ठीक करने के लिए जो है उपयोग किया, यानी निकट दृष्टि दोष जो है इसको ठीक करने के लिए जो है कौन सा लेंस का जो उपयोग किया जाता है, कौन सा लेंस का, तो अवतल लेंस। याद रखना अवतल लेंस का जो है उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन फटाफट याद करते चलिए, सभी बच्चे आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नामांकित में से जो है कौन जो है उपकरण विद्युत धारा की जो उपस्थिति को दर्शाता है, यानी कौन सा जो पूछा जा रहा है उपकरण जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को जो है दर्शाता है, यह उपकरण आपका है गैल्वेनोमीटर। याद रखना गैल्वेनोमीटर जो है यह जो उपकरण है ये क्या करता है, विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन फटाफट याद करते चलिए। अब एक क्वेश्चन में 10 पूछा जा रहा है यहाँ पर, दाएं हाथ के अंगूठे, दाएं हाथ के जो है अंगूठे के नियम को जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया था, याद रखना मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। कौन किए थे, तो मैक्सवेल जो है इन्होंने ही जो है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादित किया, यानी ऑप्शन इसका डी इसका उत्तर होगा मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन याद करते चलिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन में 11, और जो न्यू स्टूडेंट हैं आप लोग क्लास 10th के हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 10th के लिए एजुकेशन स्टडी और 12th के लिए एजुकेशन गैलेक्सी, यानी इस क्लास के बाद आपको 12th की तैयारी के लिए आपको एजुकेशन गैलेक्सी पर आपका तैयारी होगा, ठीक है। पहले 10th की कर लीजिए, एग्जाम के बाद उसमें जुड़ जाना। विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है क्या होता है, तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है बोल्ट होता है। याद रखना आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, विभवांतर का एसआई मात्रक बोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन फटाफट याद करते चलिए। चलिए क्वेश्चन में 12, क्वेश्चन में 12 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में जो किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, यानी कि निम्नलिखित में पूछा जा रहा है किस संयोजन द्वारा जो है प्रतिरोध का जो है मान बढ़ता है, यानी कौन से संयोजन द्वारा, तो श्रेणी क्रम के द्वारा। याद रखना ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, श्रेणी क्रम के द्वारा जो है संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। याद रखना श्रेणी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में देते चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, यानी इसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, तो काल्पनिक होती है। याद रखना ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसकी जो प्रकृति होती है यह आपका काल्पनिक होती है, यानी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन में 14 पूछा जा रहा है, 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा पूछा जा रहा है किसके बराबर होता है, तो यह जो है बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखना 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को इसी तरह से देखते चलिए। अब एक क्वेश्चन में 15 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछा जा रहा है क्या होता है। नवीकरणीय जो ऊर्जा है इसका स्रोत होता है सौर ऊर्जा, यानी सोलर एनर्जी होता है, यानी 20 का सही उत्तर हो जाएगा सोलर एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या होता है, सौर ऊर्जा होता है, यानी सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से देखते चलिए, आपका ऐसा तैयारी करा देंगे आपको जो है 400 प्लस लगभग सभी स्टूडेंट को आ जाएगा। अगर जितने भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे सारे वीडियो आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं। तब क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जाए कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहा जाए, यानी किस लेंस, यानी कौन सा आया यहाँ पर, लेकिन कौन से लेंस को जो अपसारी लेंस पूछा जा रहा है कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा जाए कौन सा लेंस को जो अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अवतल लेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन में 17 पूछा जा रहा है यहाँ पर प्रकाश का प्राथमिक वर्ण पूछा जा रहा कौन है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण देखो रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन, तीनों होता है, यानी लाल नीला हरा तीनों होता है। इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन में डी उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। यानी प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण कौन होता है, लाल भी होता है, नीला हरा तीनों होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन में 18 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से जो है कौन जो है नेत्र का रंगीन भाग है, यानी नेत्र का जो है रंगीन भाग पूछा जा रहा है कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन में डी आइरिस होता है। आइरिस जो है यह नेत्र का जो है रंगीन भाग है, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 19 पूछा जा रहा है 1 HP बराबर है। 1 HP जो है किसके बराबर होता है, तो देखो 746 जो है वाट के बराबर होता है 1 HP, यानी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखो विशालक जो है शीशा जो है मैग्नी जो है फाइंग जो है ग्लास होता है, ये मतलब कौन सा लेंस का जो है ये ग्लास होता है, ये पूछा जा रहा है। विशालक जो है शीशा यानी मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है ये कौन सा लेंस का बना होता है, यह जो है आपका जो है उत्तल लेंस का बना होता है। और उत्तल लेंस को जो है कौन से इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, याद रखना साइड मिरर के रूप में जो है, साइड मिरर जो होता है इसके रूप में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो साइड मिरर और पीछे देखने के लिए वस्तु के लिए, याद रखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग जो है ग्लास जो होता है वो किसका बना होता है, तो उत्तल लेंस का बना होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आपको गौर से आप लोग देखते चलिए और एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन में 21 पूछा जा रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है, यानी इसके जो गतिशील कण जो है क्या होते हैं, परमाणु या आयन या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो गतिशील कण होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन। याद रखना ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी जब किसी चालक तार से जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो गतिशील कण होते हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है यहाँ पर एम्पियर घंटा मात्रक है, यानी एम्पियर घंटा देखो विद्युत आवेश का भी मात्रक होता है एम्पियर घंटा, ठीक है, और शक्ति का ऐसा मात्रक भी होता है एम्पियर घंटा, तो आपके ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर निम्नलिखित में जो है कौन सा जो है मात्रक वाट के बराबर है, यानी वाट के बराबर कौन सा मात्रक होता है, तो जूल प्रति सेकंड जो है ये वाट के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी निम्नलिखित में जो है कौन सा मात्रक जो है वाट के बराबर है, तो जूल प्रति सेकंड, याद रखना J/S यानी जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत धारा जो है इसका पूछा जा रहा है मात्रक जो है क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। आपके ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर है, विद्युत धारा का क्या होता है मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है उत्तरदायी गैस कौन है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है ये क्या है, देखो O2 तो नहीं है, NH3 भी नहीं है, और ऑप्शन देखते हैं इसका क्या क्या है। चलो CO2 है, ये एकदम सही उत्तर होगा। CO2 जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैस है, याद रखना ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा CO2, यहाँ लिख देते हैं CO2 जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस है, यानी इसका सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, शरीर में भोजन का पचना पूछा जा रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह जो है अपचयन अभिक्रिया है, याद रखना अपचयन अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कली चूना पर जब जो है
जल जो है डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, यानी किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कली जो है, कली चूना पर जब जो है जल डाला जाता है तब अभिक्रिया कैसी होगी? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है नामांकित में जो है कौन जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील जो पूछा जा रहा है कौन है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर सबसे पहले देख लो कौन कौन सा ऑप्शन है। तो Cu है, Hg है, Ag है और Au है। यानी Cu जो है यह आपका जो सबसे जो है क्या है, ये सबसे जो है क्रियाशील जो है आपका कौन है? तो Cu है। यानी आपके ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन फटाफट आप लोग याद करते चलिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है यहाँ पर चूना जल का रासायनिक सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछे जाएंगे। चूना जल जो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH2 होता है। याद रखना ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। CaOH2 जो है चूना जो है जल का रासायनिक सूत्र होता है, डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है कोई बिलियन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान जो होगा कितना होगा? अब देखो जब कोई लिटमस जो है, ये क्या पूछे, कोई बिलियन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है जिसका पीएच का मान जो पूछा जा रहा है क्या होता है? देखो इसका 11, 10 यानी ए और बी इसका दोनों होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 31 यहाँ पर पूछा जा रहा है एल्काइन में जो है कार्बन के बीच जो है कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? आपके ऑप्शन दिया गया, 1 दिया गया, 2 दिया गया और ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 दिया गया। यानी सी जो ऑप्शन आपका है वो आपका सी कितना दिया गया? सी 3 दिया गया और आपका डी ऑप्शन जो है आपका 4 दिया गया है। तो इसका क्वेश्चन में 31 का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3 इसका सही उत्तर होगा। यानी एल्काइन में जो है कार्बन के बीच जो है कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 जो है सहसंयोजक बनते हैं कार्बन। याद रखना ये C3 आपके जो है सहसंयोजक बनते हैं कार्बन के बीच में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब सभी बच्चे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है ग्लूकोज का आणविक सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज जो है इसका आणविक सूत्र क्या होता है? C6H बार है, O6 होता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र। एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखना ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा जा रहा है उच्च वसीय जो है अम्लों के जो है सोडियम लवण कहलाते हैं। यानी उच्च वसीय अम्लों के जो है सोडियम लवण जो है क्या कहलाते हैं? तो साबुन कहलाते हैं, यानी सॉप जो है कहलाते हैं। यानी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। उच्च वसीय अम्लों के जो है सोडियम लवण जो है क्या कहलाते हैं? तो साबुन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 34 पूछा जा रहा है डैश CHO जो है अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? यानी डैश जो है CHO अभिक्रियाशील मूलक को पूछा जा रहा है क्या कहते हैं? इसको जो है एल्डिहाइड कहते हैं। आपके ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ए उत्तर हो जाएगा। एल्डिहाइड कहते हैं डैश CHO अभिक्रियाशील मूलक को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन को देखो, गौर से देखो। क्वेश्चन नंबर 35 है आवर्त सारणी की जो है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है तत्वों की जो है परमाणु त्रिज्या क्या होगी? यानी अगर देखो अगर बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो इसकी जो त्रिज्या होगी ये आपको घटती है। याद रखना क्या होगा? यह घटती है। यानी 35 का क्या होगा? 35 का ये होगा सही आंसर। क्वेश्चन देखो पूछा जाए आवर्त सारणी की जो किसी आवर्त में बाएं से दाएं, यानी जो है बायां जो है ये आपका बायां हो गया और ये दाहिना। अगर ये इधर से इधर जा रहा है तब ये घटती है और ये दायां से अगर बायां जाएगा तब आपको बढ़ती है। याद रखना। लेकिन आपको यहाँ कहाँ से जा रहा है? बाएं से जो है दायां जा रहा है, यानी बायां जो है वो कहाँ से जा रहा है? दायां जा रहा है, तो इसलिए घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 36 पूछा जा रहा है नामांकित तत्वों जो है उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। यानी बढ़ते क्रम में जो है आपको यहाँ पर सजाने को दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। यानी इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर सजाना था। चलिए एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन में 37 पूछा जा रहा है सिलिकॉन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकॉन पूछा जा रहा है क्या है? तो सिलिकॉन आपका जो है उपधातु है। उपधातु अगर पूछा जाए तो आपका कौन सा है? तो आपका सिलिकॉन जो है, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सिलिकॉन जो है ये क्या है? तो ये आपका उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है नामांकित में जो कौन जो है विद्युत धनात्मक तत्व है, यानी विद्युत धनात्मक तत्व जो है पूछा जा रहा है कौन है। इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन में सी Na, यानी सोडियम जो Na मतलब क्या होता है, सोडियम होता है, इसकी परमाणु संख्या कितना 11 होता है, यानी सोडियम जो है ये जो है ये क्या है, या पूछा जाए नामांकित कौन जो विद्युत धनात्मक तत्व आपका क्या है, सोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन फटाफट याद करते चलिए। क्वेश्चन में 39 पूछा जा रहा है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, यानी टिहरी बांध जो है इसका निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, इसका निर्माण जो उत्तराखंड में किया गया। याद रखना ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, उत्तराखंड में जो है टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है यहाँ पर नामांकित में जो किस धातु को जो है केरोसिन में डुबाकर जो है डुबो कर रखते हैं, यानी कौन से जो है धातु को केरोसिन में डुबा के रखते हैं, तो ये जो है आपका सोडियम को ही जो है किस में रखते हैं, तो सोडियम को जो है आपको केरोसिन में डुबा के रखते हैं, यानी 20 का सही उत्तर होगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 41 पूछा जा रहा है अपमार्जक से जो है बनाए जाते हैं, यानी अपमार्जक से जो है क्या बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से जो है पूछा जा रहा है क्या बनाए जाते हैं। देखो सर्फ एक्सेल भी बनाए जाते हैं, शैम्पू भी बनाए जाते हैं और एजी सर्फ भी बनाए जाते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दी एवो, यानी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, तो अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, तो सर्फ एक्सेल, शैम्पू, एजी सर्फ, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक एक क्वेश्चन को आप ऑप्शन को भी समझाते चलते हैं। क्वेश्चन में 42 पूछा जा रहा है सौर सेल में किसका उपयोग, सौर सेल में पूछा जा रहा है किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का होता है। याद रखना सिलिकॉन जो है इसका उपयोग कहाँ होता है, तो सौर सेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में 43 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से जो किसका उपयोग जो है खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, यानी खाना बनाने वाले ईंधन में जो है किसका उपयोग जो है नहीं होता है, ये पूछा जा रहा है। देखो सीएनजी जो गैस होता है इसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन में नहीं होता है। याद रखना सीएनजी इसका सही उत्तर होगा 43 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर सीएनजी आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर सही है। चलिए अब है क्वेश्चन मेरा 44, क्वेश्चन में 44 देखो क्या पूछा जा रहा है 2Cu + O2 जो है 2Cu है, ये क्या है, ऑक्सीकरण है या अपघटन है या उदासीनीकरण है या विस्थापन है, यानी यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन में होगा ऑक्सीकरण है, यानी 2Cu + O2 जो है यह जो है समीकरण जो है इक्वेशन जो है ये क्या है, यह ऑक्सीकरण है। याद रखना 2Cu + O2 2Cu क्या हो गया आपका ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन में 45 यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में जो है कौन सा जो है समीकरण संतुलित नहीं है, यानी दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड जो है संतुलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ये आपका ऑप्शन बी जो है संतुलित नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ पर देखो PbNO3 2 दिया गया और PbO NO2 + O2, जब दोनों साइड आप लोग इक्वेशन करेंगे तो दोनों सेम नहीं होता। और सभी देखो यहाँ पर देखो H2 मिल रहा है, Cl2 यानी क्लोरीन 2 मिला है, यहाँ पर देखो 2HCl यानी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन मिला है, ये सभी जो है आपका संतुलित है और नहीं है तो आपका बी नहीं है। ठीक है, याद रखना। अब तो ये तो नहीं एग्जाम में वहाँ पर संतुलित करेंगे उतना टाइम तो देगा नहीं, तो आपको ऑप्शन को इसी तरह से याद रखना PbNO3 2H2 PbO + NO2 + O2, फिर भी आप लोग वहाँ पर एग्जाम में देख लेना, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 46 पूछा जा रहा है उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन जो इसका pH मान 7 होता है। याद रखना 7 होता है उदासीन विलयन का pH मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 47 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में जो कौन जो है दुर्बल अम्ल है, यानी दुर्बल अम्ल पूछा जा रहा है कौन सा है, तो CH3COOH जो है ये आपका क्या है, तो दुर्बल अम्ल है। याद रखना, तो दुर्बल अम्ल पूछा जाए कौन सी है, तो CH3COOH जो है आपका क्या है, दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 48 पूछा जा रहा है क्रायोलाइट जो है अयस्क है, क्रायोलाइट जो है ये पूछा जा रहा है कौन सा अयस्क है, तांबा का है या लोहा का या मैग्नीशियम का या एल्युमिनियम का है, तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का या अयस्क होता है, यानी इसका सही उत्तर होगा एल्युमिनियम। यानी क्रायोलाइट जो है कौन सा अयस्क है, तो ये किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में 49 पूछा जा रहा है यहाँ पर पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो पोटेशियम जो है इसकी परमाणु संख्या आपका 19 होती है। याद रखना ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, पोटेशियम की परमाणु संख्या आपका 19 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जा रहा है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम। IUPAC नाम आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो याद रखना। तो फॉर्मिक अम्ल जो है इसका IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है आपके फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आप लोग चाहते हैं IUPAC नाम कैसे निकाला जाता है तो उस पर आप लोग चाहेंगे तो वीडियो आ जाएगा, ठीक है, तो कमेंट कर देना, आ जाएगा। तो फॉर्मिक अम्ल का जो IUPAC नाम क्या होता है? तो मेथेनोइक जो है अम्ल जो है फॉर्मिक अम्ल का जो है IUPAC नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन में 51 पूछा जा रहा है इथाइल अल्कोहल का जो है अणुसूत्र क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल जो इसका अणुसूत्र होता है आपका C2H5OH होता है, यानी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। C2H5OH जो है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जा रहा है एल्काइन जो है कौन है? एल्काइन पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन है? तो एल्काइन आपका C2H2 जो है क्या है? एल्काइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम फटाफट सभी याद करते चलिए। क्वेश्चन में 53 है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 जो है चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन बी इसका सी बिल्कुल सही होगा। C12H22O11 क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र। एग्जाम में आपके आएंगे, याद रखना, एग्जाम में आपके फिक्स्ड ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। चीनी और ग्लूकोज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 54, क्वेश्चन में 54 पूछा जा रहा है एसिटिलीन में जो है कार्बन कार्बन के बीच जो है सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? इसमें जो है सहसंयोजक बंधन की संख्या C यानी 3 होती है। यानी एसिटिलीन में जो है कार्बन और कार्बन के बीच, यानी एसिटिलीन जो है कार्बन और कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन कितनी होती है? तो 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग फटाफट लाइक और सब्सक्राइब सभी कर देंगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा आपके क्लास कराने में। क्वेश्चन में 55 है श्वसन के अध्ययन के लिए जो उपयोग किए लिए जाने वाली बीज है, यानी श्वसन के अध्ययन के लिए जो है उपयोग किए जाने वाली जो बीज होती है वो कौन सी बीज होती है ये पूछा जा रहा है। ये जो अंकुरित बीज होती है, यानी बीज का सही उत्तर होगा अंकुरित बीज होती है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाली बीज, यानी बीज का सही उत्तर होगा अंकुरित बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा जाए मानव वृक्क जो है किस प्रणाली का जो एक हिस्सा है? तो मानव वृक्क जो है किस प्रणाली का जो एक हिस्सा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्सर्जन का है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी मानव वृक्क जो है किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो उत्सर्जन का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 57, क्वेश्चन में 57 यहाँ पर पूछा जा रहा है पौधों में जो है जाइलम नामांकित में से जो किसके परिवहन के लिए जो है जिम्मेदार है? तो किसके परिवहन के लिए जो है जिम्मेदार है ये पूछा जा रहा है। तो पानी के लिए जो है परिवहन के लिए जिम्मेदार है, यानी ऑप्शन ए वाटर इसका सही उत्तर होगा। यानी पौधों में जो जाइलम जो है नामांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो पानी यानी वाटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर है 58, 58 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है श्वसन के दौरान जो है कौन सी गैस निकलती है? यानी श्वसन के दौरान जो है कौन सी गैस निकलती है? तो ये जो है CO2 निकलती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलती है गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 59 पूछा जा रहा है फलों के पकने को निम्न में से जो किससे नियंत्रित किया जाता है? फलों को जो है पकने को जो निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो ये जो है इथिलीन के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है फलों के पकने को निम्न में से जो किससे नियंत्रित किया जाता है? तो इथिलीन से नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 60, क्वेश्चन में 60 पूछा जा रहा है न्यूरॉन का जो है वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है वह कौन सी हिस्सा है ये पूछा जा रहा है। तो वह कौन सी हिस्सा है? तो डेंड्राइट है। क्या है? तो डेंड्राइट जो है यह हिस्सा है जहां से क्या होता है? तो न्यूरॉन का जो है जानकारी हासिल की जाती है। याद रखना, न्यूरॉन का जो है वह हिस्सा जहां से जानकारी हासिल किया जाता है वो कौन सी हिस्सा है? तो ये है आपका डेंड्राइट, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन में 61 पूछा जा रहा है नामांकित में से जो है कौन जो आपातकाल का जो है हार्मोन है? यानी आपातकाल का हार्मोन कौन है ये पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एड्रीनेलिन होता है। क्या होता है? एड्रीनेलिन जो है यह क्या है? आपातकाल का हार्मोन है। याद रखना, आपके ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? एड्रीनेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 62 यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से जो कौन सी जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है? यानी अनैच्छिक क्रिया कौन सी नहीं है? तो चबाना जो है यह आपका क्या है? अनैच्छिक क्रिया जो है नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 63 पूछा जा रहा है मानव में जो है गर्भ की अवधि कितनी होती है? यानी मानव में जो है गर्भ की अवधि पूछा जा रहा है कितनी दिन का होता है ये पूछा जा रहा है। कितने दिनों का होता है? ये जो है 270 दिनों का होता है। याद रखना,
270 दिनों का जो है मानव गर्भ में की जो अवधि होती है 270 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 64 यहाँ पर पूछा जा रहा है, गंगा एक्शन जो है प्लान कब शुरू होगा, यानी गंगा जो है एक्शन प्लान जो है पूछा जाए कब शुरू होगा, तो कब शुरू होगा, तो ये जो है प्लान होगा 1985 ईस्वी, याद रखना 1985 ईस्वी में जो है प्लान शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब एक क्वेश्चन में 65 पूछा जा रहा है, मुकुलन द्वारा जो है अलैंगिक जनन जो है नामांकित में से किस में होता है, यानी मुकुलन द्वारा पूछा जा रहा है अलैंगिक जनन जो है नामांकित में जो है किस में होता है, तो किस में होता है, तो यह जो है ईस्ट में होता है। याद रखना आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर होगा, ईस्ट में जो है यह जनन होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 65 पूछा जा रहा है, निम्न में से जो है कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो श्वसन तंत्र से जो है कौन सी बीमारी संबंधित है, तो देखो यहाँ देखो टीबी और निमोनिया ये दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो यानी डी इसका सही उत्तर होगा, बी और सी दोनों, यानी निम्न में से जो है कौन सी जो है बीमारी श्वसन तंत्र से जो है संबंधित है, तो टीबी और निमोनिया ये दोनों संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में 67 आगे चलिए, हाँ चलो क्वेश्चन में 67 यहाँ पर पूछा जा रहा है, मनुष्य और अन्य जो है मांसाहारी जीव जो है निम्नलिखित में जो किसका पाचन नहीं कर पाते, तो किसका पाचन जो है नहीं कर पाते, तो ये जो है सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते, यानी 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सेल्यूलोज का जो है पाचन नहीं कर पाते मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव। याद रखना इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सेल्यूलोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से याद लगाते चलिए, आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देते चलिए। क्वेश्चन में 68 है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, तो ब्रेन हेमरेज जो होता है उसका मुख्य कारण होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन होता है। क्या होता है, हाइपरटेंशन जो है ये ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, यानी सी इसका सही उत्तर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखना सारे क्वेश्चन, ठीक है। पूछा जा रहा है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 69 पूछा जा रहा है यहाँ पर, निम्न में से जो है परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, यानी परजीवी पादप का पूछा जा रहा है कौन सा उदाहरण है, इसका उदाहरण है आपका कष्टकुटा जो है यह जो है परजीवी पादप का उदाहरण है आपका कष्टकुटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 70 यहाँ पर पूछा जा रहा है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी किसके द्वारा पंप किया जाता है, याद रखना नीले द्वारा जो है पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को जो है संपूर्ण जो है शरीर में पंप किया जाता है नीले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 71 पूछा जा रहा है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की जो विधि होती है किसके द्वारा होती है, यह विधि जो है आपका मुकुलन के द्वारा होती है, यानी बर्डिंग इसका सही उत्तर होगा मुकुलन। याद रखना हाइड्रा में जो है अलैंगिक जनन की जो विधि होती है वो किसके विधि द्वारा होता है, तो मुकुलन विधि से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 72 पूछा जा रहा है, जनन संचालित रोग है, जनन संचालित रोग जो होता है वो कौन सी रोग होती है, देखो सिफिलिस भी होती है, एड्स भी होता है और गनोरिया भी होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। याद रखना जनन संचालित रोग जो होती है सिफिलिस होती है, एड्स से होती है और गनोरिया, यानी डी इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 73 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, यानी पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है आपका बाह्य दलपुंज जो है, ये पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है, तो बाह्य दलपुंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फटाफट आप लोग याद करते चलिए। क्वेश्चन में 74 यहाँ पर पूछा जा रहा है, ब्लड समूह ए में कौन सा जो है एंटीबॉडी होता है, यानी ब्लड समूह ए में पूछा जा रहा है कौन सा जो है एंटीबॉडी होता है, यह आपका होता है बी, एंटीबॉडी होता है आपका ब्लड समूह में। याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब एक क्वेश्चन में 75 पूछा जा रहा है यहाँ पर, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है नामांकित में से जो कौन जो है नहीं नियंत्रित करता, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका इंसुलिन जो है यह जो है नियंत्रित नहीं करता, आपके ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा, यानी रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा नामांकित में से कौन जो है नहीं नियंत्रित करता है, तो आपका इंसुलिन नहीं नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 76 पूछा जा रहा है यहाँ पर, पादप वृद्धि हार्मोन है, यानी पादप वृद्धि हार्मोन पूछा जा रहा है कौन सा है, तो ये आपका जो हो गया जिब्रेलिन जो है ये क्या है, पादप वृद्धि हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब एक क्वेश्चन में 77 यहाँ पर पूछा जा रहा है हार्मोन स्त्रावित होता है। हार्मोन स्त्रावित जो होता है ये किसके द्वारा होता है, तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि से जो है आपका क्या होता है, हार्मोन स्त्रावित होता है। याद रखना आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, अंतःस्त्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन स्त्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर पूछा जा रहा है मनुष्य के मुख गुहा में जो है कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। यानी पूछा जा रहा है मनुष्य के जो मुख गुहा में कितने जोड़े जो है लाल ग्रंथि पाई जाती है, 1, 2 या 3 या 4। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपके 3 जोड़े जो है मुख गुहा में जो है पाए जाते हैं लाल ग्रंथि। याद रखना मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाए जाते हैं, 3 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 79 पूछा जा रहा है एंड्रोजेन है। एंड्रोजेन पूछा जा रहा है, ये जो है क्या है, ये जो है मेल हार्मोन है। याद रखना मेल हार्मोन, यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छी तरह से याद रखना, मेल हार्मोन है। यानी एंड्रोजेन जो है ये आपका क्या है, मेल हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जो बता रहे हैं एकदम सारे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा जा रहा है मटर को जो है अपने प्रयोग के लिए जो है किसने चुना। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आप ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में, ठीक है। तो मटर को जो है अपने प्रयोग के लिए जो है किसने चुना ये पूछा जा रहा है, तो किसने चुना है, याद रखना मेंडल ने जो है मटर को अपने प्रयोग में चुना। आपके ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेंडल ने क्या किया था, इसको चुना था। यानी पूछा जा रहा है हु सेलेक्टेड पी एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, मेंडल। यानी मटर को अपने प्रयोग के लिए जो किसने चुना, तो मेंडल ने चुना था, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर इसका सब्जेक्टिव भी आपका प्रोवाइड कर दे और यहाँ से 10% एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना इसे 1 बार हो 2 बार हो जरूर इस वीडियो को रिपीट कर लेना, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे तक पहुँचाएंगे। जितना इस चैनल में ग्रोथ होगा उतना सभी आपका इसका देखो PDF, अब सबसे पहले इसका PDF आपको आंसर करके दे देंगे, ताकि एक बार और आप लोग सबसे पहले देख लेना और समझ लेना। उसके बाद इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम मतलब समझते हो, टेलीग्राम आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर से जो है आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप लोग सर्च कर लेना एजुकेशन स्टडी, क्या सर्च करेंगे, एजुकेशन स्टडी आप लोग सर्च करके वहाँ पर जुड़ सकते हैं, या आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग लिंक क्लिक करके डाउनलोड डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें लॉगिन हो जाना अपने नंबर से, उसके बाद लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसका PDF में आंसर आपको क्या करेंगे, कलर करके दे देंगे, ताकि आपको याद करने में बाद में भी एग्जाम टाइम रिविजन करने में आपको फायदा हो, ठीक है। तो इतना आपको करेंगे, तो सबसे इतना करेंगे तो आपको कम से कम आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास इस वीडियो को आपको शेयर करना है ज़रूर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।